साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों कुछ दिन पहले 3 तरीके की आपदाएं देखने को मिली। सबसे पहले दक्षिणी राज्य केरल में जिस तरीके से बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया, उसने जो है कुछ साल पहले जो केरल में आपदा आई थी उसकी यादों ने उसे ताज़ा कर दिया। बड़े पैमाने पे जनहानि, धनहानि और पशु हानि देखने को मिली। केरल की बाढ़ और आपदा को लोग अपनी निगाहों से ओझल कर पाते कि उसके पहले ही उत्तर प्रदेश से जो विभाजित होकर बने राज्य उत्तराखंड में भयानक बारिश, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाएं हुई और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर 3 दिन की बारिश 17 अक्टूबर से लगाकर 19 अक्टूबर तक लगातार देखने को मिली। इन तीनों घटनाओं का जो सरोकार है वो देश और समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला है। ये घटनाएं किस तरीके से हो रही, जैसे बेमौसम बारिश, बेमौसम बाढ़ का आना, एक तरीके से जो मौसम में बदलाव हो रहा है, जो मनुष्य जनित और सरकार जनित जो क्रियाकलाप हैं उसका ये कुपरिणाम देखने को मिल रहा है। इस पर तो बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेख लिखे जा रहे हैं, टिप्पणियां आ रही हैं, इस पर तो बातचीत देखने को मिली। लेकिन इस 3 तरीके के 3 राज्यों में जो आपदा आई या बाढ़ आई, उससे किस तरीके से भारत का जो बड़ा तबका है, जो आज भी करीब 65-70% जो किसान तबका है, वो किस तरीके से प्रभावित हुआ, इस पर बात नहीं देखने को मिली। इस घटना के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसान प्रभावित हुआ। सबसे पहले दोस्तों हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि जिस समय ये बारिश और बाढ़ आई, उस समय जो खरीफ की फसल है, जो मुख्य फसल है धान की, वो खेतों में पककर लगभग तैयार थी, कटने का इंतजार कर रही थी। कई हिस्सों में वो कटने भी लगी थी और वो खेतों में बिछाकर सुखाई जा रही थी। आम तौर पे जो उत्तर प्रदेश का किसान है या उत्तराखंड का किसान है, जो मध्यवर्गीय किसान है या जो छोटा किसान है, जो कि छोटी जोत यहाँ बड़े पैमाने पर है, तो वो इसी प्रक्रिया से धान की फसल को उठाता है, क्योंकि कंबाइन का इस्तेमाल नहीं करता। कंबाइन का इस्तेमाल आमतौर पे बड़े किसान करते हैं, लेकिन जो 35 जिले बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में बाढ़ देखने को मिली। ये कहा जाता है कि 40 साल बाद लगभग 40 साल बाद इस तरीके की बाढ़ या रूपी आपदा उत्तर प्रदेश के जिलों के सामने आई है। बड़े पैमाने पे राजमार्ग, सड़कें कट गईं, ठीक, संपर्क मार्ग टूट गए, बह गए, जिलों से गांवों का संपर्क कट गया, बड़े पैमाने पे घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे सूचना है कि 3 जगह पे नाव डूबने की घटनाएं हुई, उसमें कई लोग लापता हो गए, बह गए, जिन्हें अब तक नहीं खोजा जा सका है। उत्तराखंड में कई जगह पे बिजली से पानी में करंट उतरने की घटनाएं हैं, उसमें काफ़ी संख्या में मौतें हैं। मतलब सैकड़ों लोगों की अकाल जो है मौत हो गई और जो धन के रूप में हानि है उसका तो अंदाजा ही अभी नहीं लगाया जा सका है। लेकिन हम अपनी बातचीत को यहाँ पे मुख्यतः किसानों के मुद्दे पे फोकस करेंगे। तो धान की फसल मुख्यतः निचले स्तर के जो खेत होते हैं, नीचे की जो खेत होते हैं उसमें अच्छी होती है। किसान इस प्रयास में रहते हैं कि अपने निचले वाले खेतों में ही धान की फसल लगाएं, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ इस बारिश और बाढ़ में कि जब पानी आया ज़रूरत से सैकड़ों गुना ज़्यादा, तो निचले के खेत सबसे पहले भर गए
और धान की अगर बाली डूब जाती है तो उस फसल को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़े पैमाने पे धान की फसल पूरी नष्ट हो गई। इन 35 जिलों में ये देखने को मिला। जहां पे धान कट चुका था और खेतों में सूखने के लिए फैला हुआ था, वो फसल भी पूरी तरीके से चली गई। इसका अगर सबसे सटीक उदाहरण अगर आंखों देखा हाल देखना हो तो उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी का इलाका है, जो तराई की ये पूरी बेल्ट है, जैसे पीलीभीत है, उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है, पीलीभीत है, बहराइच है, ठीक है, इस तरीके के जो जिले हैं, करीब 10-12 जिले वो तराई में आते हैं। तो मैं लखीमपुर खीरी जिले से आता हूं, तो यहाँ से एक आसाम रोड निकलती है। आसाम रोड के दाएं और बाएं दोनों छोर आप 10 किलोमीटर चले जाइएगा तो धान की फसल का नामो निशान खत्म हो गया। धान की फसल ही नहीं, जो गन्ने की फसल जो इस समय खड़ी है और चीनी मिल शुरू होने का इंतजार हो रहा है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में चीनी मिलें आम तौर पे चलती। तो गन्ने की फसल भी लोग बताते हैं, या मैं जो देख के आया हूं, कि वो पीली पड़ने लगी हैं और वो सड़ने लगी। तो धान की फसल इन जिलों में बड़े पैमाने पर चली गई और गन्ने की फसल को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कई जगह पे इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं कि किसान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो बहुत छोटी छोटी जोत के किसान हैं, और कई की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, कई ने आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पे ये कहा जा रहा है हम क्षतिग्रस्त फसलों का सर्वे करा रहे हैं और सरकार के स्तर पे मुआवजा देंगे, जिनके घर गिर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। कुछ राशि भी जारी करने की बात की गई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकारी वादा और उस वादे को जमीनी स्तर पे उतरने की कहानियां अनेक प्रचलित हैं, अनेक देखी जा चुकी हैं। तो किसानों के घाव पे तत्काल रूप से किस तरीके से मरहम लगाया जा सकता है, ये एक सवाल है। दूसरी चीज क्या हुई, जब ये बारिश और बाढ़ आई, उस समय जो रबी की फसल की बुआई के लिए लगभग खेत तैयार किए जा चुके थे। मैं खुद इस मामले का गवाह हूं कि मेरे अपने खेत भी जो है शरदकालीन गन्ना और सरसों की फसल के लिए तैयार थे। रबी की फसल में जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, अलसी है, ये सारी फसलें आती हैं, इनकी बुआई के लिए खेत तैयार थे। लेकिन पहले बारिश, उससे क्या हुआ कि जो खेत तैयार थे उनको दोबारा सुखाने और जोतने का काम बढ़ गया। किसान खेत को सुखाया और उसको जोत के एक बार फिर तैयार किया बुआई के लिए, और गन्ने का बीज उसने तैयार किया कि बाढ़ के पानी ने उन खेतों को भर लिया। अब किसान बाढ़ के पानी को निकलने और फिर खेत को सूखने और जुताई करके तैयार करने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस दौरान जो गन्ने का बीज उसने काट के तैयार किया था खेत में बोने के लिए, जैसे मेरे खुद के खेत का बीज तैयार था करीब 4 एकड़ का, तो अब वो बीज इतने समय तक उसका इंतजार नहीं किया जा सकता है और वो खराब हो जाएगा। उसको गुड़ बनाने वाले कोल्हुओं पे जो है औने पौने दाम में बेचना पड़ा है। तो अगर किसान दोबारा गन्ने की फसल और सरसों की खेती एक साथ करना चाहता है तो उसको गन्ने के बीज का दोबारा से इंतजाम करना होगा। तो एक ये नुकसान हुआ कि किसान एक बार किसी तरीके से बीज का इंतजाम कर पाता है, उसको यहाँ 2 बार इंतजाम करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि रबी फसल की बुआई का जो सीजन है वो 14 नवंबर तक बताया जा रहा है अधिकतम। जब फसल लेट हो जाएगी तो उसका जाहिर सी बात है कि उत्पादन प्रभावित होगा। दूसरी चीज है कि फसल लेट हुई और जुताई के 2 क्रम बढ़ गए तो फसल पे जो लागत का सवाल है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो किसान जो बाढ़ और बारिश ने जो खरीफ की फसल चौपट कर दी, और दूसरा है कि रबी की फसल भी
उसने प्रभावित करने का काम किया है। तो जो पहला जो किसानों पे अटैक है, जो पहली आपदा है, वो इस तरीके से देखने को मिली। दूसरी आपदा, सरकार अगर चाहती तो उस आपदा से किसानों को बचाया जा सकता था। वो है कि किसान को खाद न मिलना। रबी की फसल के लिए जब जमीन तैयार थी, खेत तैयार थे, और अगस्त सितंबर में जब स्टॉक पूरा भर लिया जाता है खाद का, सरकारों ने उस स्तर पे ध्यान नहीं दिया। और स्थिति यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे हिंदी भाषी राज्य हो, इन राज्यों में खाद का भयानक रूप से संकट सामने खड़ा है किसान के। किसान 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन लाइनों में लग रहा है खाद के लिए, और उसको डीएपी की खाद नहीं मिल पा रही। इसमें जो मूल संकट है वो डीएपी का है, क्योंकि खेत की बुआई के समय में डीएपी किसान ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यूरिया का भी संकट बना हुआ है। ये संकट इस तरीके का हो गया है कि किसान अब लाइन में लगे लगे उनकी भूख और प्यास से जो तड़प है, जो स्थिति खराब हो रही है, उससे जो है उनकी मौत हो जा रही है। बुंदेलखंड के इलाके में जो है 2 किसानों की लाइन में लगे लगे मौत हो चुकी है। इसी तरीके से लाइन में लगे लगे और परेशान होकर और खरीफ की फसल की बर्बादी देखकर और रबी की फसल की जो आने वाली स्थिति है उसकी जो आशंकाएं हैं उनका सामना करते हुए 3 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वहां का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दौरा किया है और स्थिति को देखा है, और दूसरे नेता भी वहां जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस स्तर पर अभी चेत नहीं रही। ये महज कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश का जहां तक हाल है, सरकारी खाद का जितनी खाद की जरूरत है उसके आधी भी सरकार अभी उपलब्ध नहीं करा पाई है। जगह जगह वहां भी जिलों में आत्महत्या की किसानों की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। किसान धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन तक कर रहे हैं। सरकार उनसे कह रही है कि धैर्य रखिए कि हम खाद का इंतजाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि आप डीएपी की जगह पे एनपीके और यूरिया का इस्तेमाल करिए। उनको शायद ये बात नहीं पता है कि यूरिया दरअसल फसल की बढ़त के लिए होती है। ठीक है, यूरिया आमतौर पे जो किसान इस्तेमाल करता है वो फसल की बढ़त के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके की समस्याएं पूरे हिंदी भाषी राज्यों में देखने को मिल रही हैं। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मैंने जिक्र किया, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं कि किसान के खेत तैयार थे, उसको समय से खाद नहीं मिल पाई, वो फसल को नहीं बो पाया, और लिहाजा बारिश और बाढ़ ने अलग से कहर बरपाया, तो किसान पूरी तरीके से टूटने के कगार पे पहुंच गया है। और तीसरी एक स्थिति, ये जो तीसरा हमला किसानों पे इस समय हो रहा है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का न मिल पाना। जिन क्षेत्रों में चाहे वो 35 जिले भी हों जहां पे बाढ़ का प्रकोप नहीं रहा, या दूसरे जो जिले हैं या जो दूसरे राज्य हैं जहां पे बाढ़ का प्रकोप नहीं हुआ है, और किसान अपनी धान की फसल उठा लिए हैं या थोड़ी बहुत उठा लिए हैं, वो क्रय केंद्रों पर लेकर जब जा रहे हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें नमी है, इसमें टूटन है, इसमें धूल है, इसमें गर्दा है, इसमें कंकड़ है, इसमें फराहा है, लिहाजा ये धान खरीदने लायक नहीं है। किसान कई दिन तक इंतजार करता है खरीद के केंद्र पर अपनी बारी आने का, और अपनी जब बारी आती है तो उसे इस तरीके से रटा रटाया जवाब देकर अधिकारी और कर्मचारी खारिज कर देते हैं। इस स्थिति से अब किसान क्या करे कि एक तो उसने 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन का समय नष्ट किया, उसने भाड़ा लगाया ट्राली का, बैलगाड़ी का, उस भाड़े का इंतजाम वो कहाँ से करे, कहाँ से पैसा दे, इसलिए किसान बिल्कुल असहाय हो जाता है। और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किसान की इसी असहायता का लाभ उठाते हैं, और बिचौलिए, खास करके बिचौलिए, क्योंकि एक पूरा नेक्सस बना हुआ है, इसी असहायता का लाभ उठाते हैं। और जब वो टूट जाता है तो वही किसान जो 1940 रुपये में, 1960 रुपये में जो सरकारी रेट है बिकना चाहिए, बिचौलिए 1000 रुपये में, 1200 रुपये में उससे खरीदते हैं, और वही के धान
जो है 1940 रुपए में, 1960 रुपए में उनका बिक जाता है। वहां पर वो धान पूरी तरीके से ओके हो जाता है। इस समस्या से परेशान होकर लखीमपुर खीरी में के मोहम्मदी में और मैगलगंज में 2 किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र पर पेट्रोल डालकर अपनी फसल को आग के हवाले कर चुके हैं। कि उनका कहना था कि जिस रेट पर बिचौलिए हमारा धान खरीदेंगे उसमें तो इसकी कीमत भी नहीं निकलेगी, नहीं वसूल होगी। तो साथियों, किसानों को इस समय 3 तरीके से हमला हो रहा है। एक तो उस पर प्रकृति ने हमला किया बारिश के रूप में और बाढ़ के रूप में। दूसरा हमला सरकार जनित कि उसको सरकारी खाद नहीं मिल पा रही है ज़रूरत के मुताबिक। और तीसरा हमला उसको एमएसपी का रेट नहीं मिल पा रहा। मैं बार बार अपने वीडियोस में पहले भी कहता रहा हूं कि एमएसपी दरअसल अगर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखेंगे या दूसरे राज्यों को ध्यान में रखेंगे, जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे राज्य में एमएसपी का कोई आम किसान से कोई मतलब नहीं है। वो व्यवस्था उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो सीधा साधा है, उसको दांव पेच नहीं आता है। और पूरा जो एमएसपी का सिस्टम है वो निचले क्रय केंद्र से लेकर और सरकार में बैठे उच्च अधिकारियों और नेताओं तक, मंत्रियों तक पूरा एक नेक्सस है। उस नेक्सस में सभी लोगों का परसेंटेज तय है, तो उसमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए जो जिसकी लाठी में दम है, जो दबंग किसान है, जो बड़ा किसान है और जो नेता हैं, उनके धान की तो पूरी एमएसपी मिलती है, लेकिन आम किसान को एमएसपी से कोई सरोकार नहीं, उसको राई रत्ती भी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कागज में रिकॉर्ड बनते हैं खरीदारी के और व्यवस्था चौकस रहती है, लेकिन उसका आम आदमी से सरोकार नहीं। अगर इस सरोकार को बनाना है तो ये एमएसपी की गारंटी देनी होगी 100% की। और गन्ने की तरीके से गन्ना मिलों की तरीके से धान में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड का अपना एक निर्धारण करना होगा और 100% खरीदारी करनी होगी, तभी इसका मतलब रहेगा एमएसपी का, इस योजना का, वरना इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो साथियों, मुझे आज यही बात करनी थी कि किस तरीके से इस समय किसान घिरा हुआ है। सरकारें चाहे मध्य प्रदेश में उपचुनाव में व्यस्त थीं, उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर सरकारें व्यस्त हैं। किसान की तरफ खाली मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की जा रही हैं, कुछ अधिकारी खानापूर्ति के बयान दे रहे हैं, किसान की इन समस्याओं पे फोकस नहीं किया जा रहा है। मुझे लगा कि मुझे ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने ये प्रयास किया। अगर किताबी दुनिया का आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, हमें अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार।